दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत और एलजी के बीच शराब पर जारी संग्राम के दरमियान एलजी वीके सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। एलजी ने दिल्ली के मौजूदा आबकारी कमिश्नर समेत 11 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। इन अफसरान को पॉलिसी को नाफिज करने में चूक की पादाश में मुअत्तल किया गया है। वहीं इससे कबल दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली हुकूमत की नई शराब पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद ही नाफिज किया गया था। एक्साइज पॉलिसी में एक प्रिंसिपल रखा गया और बहुत हाईलाइट करके रखा गया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शॉप्स रहेगा। दुकानें नहीं बढ़ेंगी लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। लगभग बराबरी से बांटा जाएगा पूरी दिल्ली में, ताकि कहीं हुज ट्रेजेडी ना हो, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये एक पॉलिसी का इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। मई 2021 में ये पॉलिसी पास करके कैबिनेट से पास करके एलजी साहब के पास मंजूरी के लिए भेजी गई। इस पॉलिसी को मंजूरी देने से पहले एलजी साहब ने पूरी पॉलिसी को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसमें कई महत्वपूर्ण और बड़े बड़े सजेशन दिए कि इसमें ये परिवर्तन कर दो, ये परिवर्तन कर दो, इस तरह का बदलाव करो। एलजी साहब के सारे सजेशंस को स्वीकार करके कैबिनेट ने फिर से जून में नई पॉलिसी एलजी साहब के पास भेजी और इस तरह से फिर उसको एलजी साहब ने मंजूरी दी। तो एलजी साहब के पास 2 बार जाके बहुत ध्यान से पढ़ के उन्होंने इस पॉलिसी को पास किया था। नवंबर के पहले हफ्ते में एलजी साहब के पास प्रस्ताव भेजे गए। 17 नवंबर से दुकानें खुलनी थी, इंक्लूडिंग अनऑथराइज एरियाज। तो एलजी साहब ने उस समय 15 नवंबर को, यानी ठीक 2 दिन पहले, एक नई शर्त लगा दी कि अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने के लिए डीडीए और एमसीडी की मंजूरी ले लीजिए। अचानक एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज किया और इस स्टैंड चेंज होने की वजह से दिल्ली में अनऑथराइज एरियाज में दुकानें नहीं खुल पाई। पुरानी पॉलिसी के तहत जहां पे दुकानें खुल रही थी वहां भी नहीं खुल पाई और उसका नुकसान ये हुआ कि जो नए लाइसेंसीज थे वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इनसे जो अनऑथराइज वार्ड्स हैं उनका लाइसेंस फीस न ली जाए, उनको रिबेट दी जाए, उसमें उनको रिलैक्स किया जाए लाइसेंस फीस प्रोरेटा बेस पे, और इसकी वजह से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए आज इंतखाबात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी, साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह समेत कई मरकजी वुज़रा और मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट ने नायब सदर के इंतखाब के लिए वोट डाले। वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्बा के बीच मुकाबला है। इंतखाबात के नताज का ऐलान भी शाम तक कर दिया जाएगा। नए नायब सदर 11 अगस्त को हलफ लेंगे। ईडी ने पत्रचाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत आज ईडी दफ्तर में पेश हुई। ईडी के अफसरान आज वर्षा राउत से पूछगछ करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि ईडी संजय राउत और उनकी अहलिया से आमने सामने पूछगछ कर सकती है। ईडी ने वर्षा राउत के अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन का मामला सामने आने के बाद समन दिया था। तिरंगा तनाज़े में जमात इस्लामी हिंद की भी एंट्री हुई है। जमात इस्लामी हिंद ने नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम से तिरंगा मुहिम को टोकनिज्म बताया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के असल मसाइल बेरोजगारी, महंगाई और तरक्की को लेकर हैं, अपना मुहासबा करना चाहिए। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और साबिक़ क्रिकेटर गौतम गंभीर ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बात करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए हम घर घर तिरंगे के पैगाम को पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। गौतम जी, जिस तरीके से तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली लगातार निकाली जा रही है, आज बाइक रैली निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाइक रैली निकाली है, मैं उन सभी को एक ही मैसेज है कि जब ये बाइक रैली ख़त्म हो तो इस तिरंगे का सम्मान करिए। ये तिरंगा अपने घर पे लेके जाइए, रोड पे मत लेके जाइए। इस तिरंगे के लिए लोगों ने अपनी जान दी है। इस तिरंगे का सम्मान करना हम सबका अधिकार है और हम सबका ये बनता भी है कि हम इस तिरंगे का सम्मान करें। लेकिन ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे नेशनलिज्म जागरूक होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो तिरंगा रैली है, बाइक रैली है, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। कॉमन
कॉमनवेल्थ में जिस तरीके से लगातार हमारे खिलाड़ी गोल्ड लेकर आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहना चाहूँगा, सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और मेरे को पूरा विश्वास है कि आगे आने वाली गेम्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स में हो, यहाँ से उनका मनोबल बढ़ेगा और आगे जाके ये एशियन गेम्स में भी और ओलंपिक्स में भी मेडल जीतेंगे देश के लिए। आखिरी सवाल है गौतम की तिरंगा रैली को लेकर अपोजिशन जिस तरीके की बातें कर रहा है कि बांटने का काम कर रहे हैं, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, ये बहुत बेकार चीज़ है। तिरंगा हम सबकी जान है, हम सबकी शान है, हम सबका स्वाभिमान है। तो तिरंगे के ऊपर राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है, तिरंगे के ऊपर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि ऑपोजिशन को किसी ना किसी चीज़ पे तो यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। 75वां साल है हमारे देश की आज़ादी का, तो इस सबको मिलके बनाइए और अगर प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो इसको सब सपोर्ट करें, इतना ही कहना चाहूँगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, जिनका कहना है कि तिरंगा हमारी शान है और विपक्ष कम से कम तिरंगे को लेकर राजनीति ना करे। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने पुलवामा से हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज किया। पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर शेख मुजफ्फर अहमद ने पुलवामा में कारकुनों के हमरा कौमी झंडा लहराया और कौमी तराना पेश किया। इस मुहिम में JKNPF के सीनियर जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन के अलावा पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। इससे काबिल पार्टी के सदर ने पुलवामा के पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज तक जम्मू कश्मीर के आवाम को इलाकाई सियासी पार्टियों ने सिर्फ सब्ज बाग दिखाए हैं, जिसकी वजह से यहां पर बदअमनी का माहौल पैदा हो गया था। उन्होंने हर घर तिरंगा पर सियासत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। एक मुहिम के तहत हर उस शख्स को जो उसके रास्ते में आता है उसको समझाता है कि इस देश के झंडे को बुलंद करने के लिए लाखों हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी है। यूं ही हम लोग आज़ाद नहीं हैं। तो इस आज़ादी की अहमियत को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसकी अफादियत क्या है, आज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या जिस तरक्की के रास्ते पर हम आज गामजन हैं, ये उन शहीदों की कुर्बानी का नतीजा है जिन्होंने इस तिरंगा के लिए कुर्बानियां दी है। इसीलिए हर घर में तिरंगा हो, हर शहर में तिरंगा हो और हर गली तिरंगा हो, ताकि लोग समझ पाएंगे कि आज़ादी कितनी अनमोल चीज होती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अनंतनाग में तिरंगा रैली का एहतमाम हुआ। रैली में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। रैली खानाबल से लाल चौक तक मुनक्किद हुई और तलबा ने रैली के दौरान मार्च किया। एडिशनल DC अनंतनाग ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रानीबाग ने तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर DSP हेडक्वार्टर्स आशिक हुसैन, CEO अनंतनाग मोहम्मद खलील व दीगर मुताल्लिकीन भी मौजूद रहे। चाहे कोई भी हमारा पेशा हो, चाहे हम दुकानदारी करते हो, चाहे हम सरकारी नौकरी करते हो, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड लव वन कंट्री। वंस वी लव आवर कंट्री, दैट मीन्स वी लव आवर ओन पीपल। वंस वी लव आवर ओन पीपल, दैट मीन्स वी वर्क extra time in order to give maximum benefit to our people। ये इसके पीछे जो एक फिलॉसफी है वो यही है। 8वीं और 10वीं मुहर्रम से पहले घंटाघर श्रीनगर के सामने एक NGO गमख्वार ने पीने के पानी की तकसीम का कैंप लगाया है। इस NGO के लिए काम करने वाले नौजवानों के एक ग्रुप ने राहगीरों में पानी तकसीम किया। उन्होंने कहा कि शुहदाए करबला की कुर्बानियां हमेशा उनके जहनों में ताज़ा रहेंगी। और आज हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि 61 हिजरी में जो सफरिंग्स नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सफ़र करना पड़ा और आखिरकार जब उनकी शहादत नसीब हुई, उसके बाद उन्होंने ये सुन्नत हर किसी के लिए जारी रखी, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे प्यासा शहीद किया गया, और उस सफरिंग को याद करने के लिए, उसको रिमेंबर करने के लिए हमने आज ये यहाँ पे एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैंप किया है कि इस तपती गर्मी में हम लोगों को राहत प्रोवाइड करें। 7वें मुहर्रम की मुनासिबत से यकमनपुरा पटन में जुलूस आज़ा बरामद हुआ। इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके इमाम हुसैन और दीगर शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। यह जुलूस इमाम बारगाह यकमनपुरा से बरामद हुआ और इमाम बारगाह वानी मोहल्ला में इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के तमाम इंतजामात हुसैनी रिलीफ कमेटी बारामूला ने किए थे।
अज़ादारों ने नौहे और मरसिया पढ़कर इमाम हुसैन और दीगर शहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। ने आकर अली अकबर से सामना गया, आखिरी सलाम कबूल कीजिए। इधर जवान बेटे ने सदा दी, उधर बूढ़ा बाप दादा, किस तरह से हुसैन आते हैं, कभी गिरते हैं, कभी हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा आशूरा करबला के रेज़गार में करबला के रेत पे अपना जान अपने दोस्तों की कुर्बानी दी इस दीन इस्लाम के लिए। उसी के सिलसिले में ये जो जुलूस निकला है ये उसी की तशरीह कर रहा है, जिसका पैगाम हज़रत इमाम अली मुकाम ने हमें रोज़ा आशूरा करबला में दिया है। ये इमाम हुसैन का मिशन, ये इमाम हुसैन का लेसन जो है, जिन्होंने हमें करबला में सिखाया है, ये आज से क़यामत तक जिंदा रहना चाहिए और इमाम अली मुकाम के कहे हुए पर अमल करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान सीएनजी भी महंगी होती जा रही है। जीएसटी के इजाफे ने पेट्रोल डीजल से ज्यादा सीएनजी को मुतासर किया। भोपाल में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। पेट्रोल की तरह अब सीएनजी के दाम भी बढ़ने लगे। यही कारण है कि लोगों ने जो ऑप्शन ढूंढा था उसको लेकर अब उनमें चिंताएं जगने लगी है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि पेट्रोल का ऑप्शन उनको मिल गया, लेकिन लगातार जो पेट्रोल की तरह सीएनजी के रेट भी लगातार जो है वो बढ़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पे सीएनजी डलवाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन 99 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है सीएनजी के दाम फ़िलहाल बढ़े हैं। यही कारण है कि लोगों के पास जो ऑप्शन था उसको लेकर अब लोग इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि आखिरकार ये रेट कब तक बढ़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल के दाम 23 महीने में 74 से 100 रुपये तक पहुँचे थे, लेकिन सीएनजी की बात करें तो सीएनजी के दाम 8 महीने में 99 रुपये हो गए। इस साल जनवरी में 74 रुपये प्रति किलो सीएनजी थी, अगस्त में बढ़कर ये 99 रुपये प्रति किलो हो गई, यानी 8 महीने में सीएनजी के दाम 25 रुपये तक बढ़े हैं। सीएनजी की कीमत उस समय बढ़ रही है जब राजधानी भोपाल की बात करें तो पहले एक सीएनजी का पंप हुआ करता था, लेकिन अभी मौजूदा दौर में करीब 11 पंप है, तो 99 रुपये जो प्रति किलो के हिसाब से जो है सीएनजी के दाम अभी वर्तमान में है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये दाम आगे भी बढ़ेंगे। तो यही कारण है कि जिस ऑप्शन की तरफ लोग गए थे उस ऑप्शन के रेट भी जो हैं वो पेट्रोल की तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग जो सीएनजी डलवाने के लिए यहाँ अपनी गाड़ियों में आए थे, सर ऑप्शन आपने पेट्रोल को हटा के सीएनजी का चुना था, लेकिन रेट जो है वो करीब 25 रुपये तक बढ़ गए, मतलब पेट्रोल के लगभग पहुंचने वाले। हाँ, पहुंच ही गए वो पेट्रोल के पास। मेरा तो रोज़ का ही रन 50 किलोमीटर का है और उसी का देखते हुए मैंने किया था कि चलो सीएनजी लगवाते हैं। और जैसे आप बोल रहे हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है भोपाल में, बट उसके बाद भी रेट बढ़ते जा रहे हैं। और कभी आप हाईवे पर निकल जाइए तो वहाँ तो शायद मनमाने रेट चल रहे हैं सीएनजी के, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं चल रहा है इसका। तो सोच तो वही थी कि पेट्रोल से फ़ायदा पड़ेगा, बट अगर आप देखें तो रेट तो प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कितने का डलवाया था? मेरा 45 के अराउंड था, 45,000 के अराउंड। मतलब आपको लगता नहीं कि इसका रेट आपको यदि सीएनजी इस्तेमाल करेंगे तो आगे 1-2 साल में मिल पाएगा? हाँ, मुझे बोला तो यही गया था, और जो मैंने पहचान के लोगों से पूछे कर रहा था तो उनके अकॉर्डिंग तो 3-4 महीने में आपका वो निकल जाएगा और किट फ्री हो जाएगी। बट जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं शायद वो 1-2 साल ना लग जाएं उसको। तो बिल्कुल, क्योंकि सीएनजी पे बताया जा रहा है कि कंपनियों का कोई नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। यही कारण है कि सीएनजी के रेट भी पेट्रोल की तरह लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में यदि पेट्रोल के लगभग यदि ये दाम पहुंच जाते हैं तो फिर लोग सीएनजी का इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि कुछ बचत करने के लिए सीएनजी के ऑप्शन पे लोग जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल अब जो है इस पूरे सीएनजी के मसले पर उठने लगा है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आम आदमी पार्टी ने एलजी इंतजामिया से गुजारिश की है कि वो एसआईज की भर्ती और फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्तियों में सामने आने वाले हालिया घोटालों की मुकम्मल जांच कराए। आपके सीनियर लीडर और कश्मीर के इंचार्ज इमरान हुसैन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि कुछ बीजेपी मेंबरान एसआई भर्ती पेपर लीक घोटाले में मुलविस हैं और उनके खिलाफ जांच नाम की कोई चीज नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यूटी में बेरोजगारी खतरनाक हद तक बढ़ रही है और इससे निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मीडिया के जरिए हम लोगों को इत्तला मिली कि उसके अंदर जो बीजेपी का डीटीसी मेंबर है, उसका बेटा, उसका भाई मुलविस पाए गए। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। क्या इसका मतलब ये समझा जाए जो आदमी बीजेपी में चला जाता है वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है?
वो कुछ भी करे उसके लिए सब माफी होता है? इसको क्या ऐसा माना जाएगा? तो मेरी आपके माध्यम से, जम्मू कश्मीर की मीडिया के माध्यम से यहाँ के एलजी साहब से एक गुजारिश है कि अगर चाहे वो बीजेपी का लीडर हो, चाहे किसी और दीगर पार्टी का लीडर हो, अगर उसके फैमिली मेंबर्स, अगर उसका बेटा भाई कोई इस तरीके का काम में मुलव्विस पाया जाए तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ के नौजवानों को जो उनका हक है, आज यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज है, सबसे ज़्यादा टूरिज़्म है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है। ये एक ऐसा स्टेट है जिसको अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। उसके बावजूद भी आज हमारे बच्चे 2013 से और आज तक आज यहाँ वैकेंसी का कोई पता नहीं है। अगर वैकेंसी निकाल भी देते हैं तो उसे कैंसिल कर देते हैं। आम आदमी पार्टी की जम्मू यूनिट ने आज जम्मू में यूटी में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से हाल ही में ऐलान करदा जीएसटी के नतीजे में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका नतीजा आम लोग भुगत रहे हैं। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां फराहम करने में नाकाम रही है। मीडिया से बात करते हुए आप लीडरों ने कहा कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले और बेरोजगार नौजवान हर रोज सड़कों पर निकल रहे हैं क्योंकि हुकूमत उनके मसाइल को हल नहीं कर रही है। जो महंगाई है आज एक आम आदमी, चाहे वो गैस सिलेंडर को लेके हो, चाहे वो पेट्रोल के दाम को लेके हो, चाहे वो जीएसटी पे जीएसटी लगाए जा रहे हैं, हर चीजों पर इन्होंने महंगाई बढ़ा दी गई है। आज हमने देखा कि दिल्ली के अंदर इन 5 सालों में 10 लाख नौकरियां दी गई, लेकिन और पंजाब के अंदर इन्होंने 3 महीने के अंदर 25,000 लोगों डेली वेजरों को पक्का किया और इसके साथ ही इन्होंने 30,000 लोगों के लिए नई नौकरियां निकाली। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? और सबसे पहले और इसके साथ ही मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जो आम जनता है वो आम आदमी पार्टी ने आज जिला डोडा में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत 8 साल में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है और बीजेपी हुकूमत ने जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। आपके मुताबिक पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर हैं, डेली वेजर्स सड़कों पर हैं और हर तरफ बदनवानी हो रही है। एहतजाजी आप लीडरों ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी है। नाकामी जो वादे इन लोगों ने किए थे वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज ये दावा कर रहे हैं हमने ये किया वो किया। आज जो है लोगों का वो गुस्सा जो है वो फूट के आप पूरे देश के अंदर देख ही रहे हो। नौजवान सड़कों पे है, बुजुर्ग लोग जो है लाठियां खा रहे हैं, वकील लोग जो है जो लायर लोग हैं वो भी सड़कों पे है। इन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट को जो है खुश नहीं रखा है। राजधानी भोपाल के तारिक इकबाल मैदान का नाम बदलने के बीजेपी लीडर के मुतालबे पर एमपी में सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी लीडर के जरिए इकबाल को पाकिस्तान परस्त और 2 कौमी नजरिए का खालिक करार देते हुए जहां इकबाल मैदान का नाम बदलकर किसी मुजाहिदे आज़ादी के नाम पर रखने के लिए सीएम को खत लिखा गया है, वहीं मध्य प्रदेश की मुस्लिम और उर्दू अंजुमनों ने बीजेपी लीडर के बयान को मनफी सोच को बदलने का मशवरा दिया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने इकबाल मैदान का नाम बदलने के मामले पर मुख्तलिफ नजरियात के लोगों से खास बातचीत की। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के खालिक अल्लामा इकबाल के नाम पर भोपाल में इकबाल मैदान है, लेकिन अब इसका नाम बदलने की बातें होने लगी है। बीजेपी के एक लीडर ने इस मामले को लेकर सीएम शिवराज को खत लिखा है कि क्यों ना इसका नाम बदलकर किसी मुजाहिदे आज़ादी के नाम पर रखा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए आरएसएस की विचारधारा से जुड़े भी लोग हैं, मुस्लिम तंजीमों के लोग भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। आइए उनसे जानते हैं। इकबाल मैदान का नाम बदलने की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही गलत विचारधारा के लोग हैं जो इकबाल मैदान का नाम बदल रहे हैं। याद उनकी कुर्बानियों को याद नहीं कर रहे। ये 15 अगस्त आने वाला है, जंग आज़ादी में जो मुजाहिदीन ने कुर्बानियाँ दी। अल्लामा इकबाल एक इतना बड़ा नाम, एक कितना बड़ा शायर जो हिंदुस्तान का तारुफ पूरी दुनिया के अंदर कराने वाले, अपनी कलम का लोहा मनवाने वाले, अपनी शायरी को मनवाने वाले ऐसे शख्स का नाम बदल रहे हैं, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। अल्लामा इकबाल तो ऐसे शायर थे कि जिन्होंने लिखा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज,
है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। तो ये इस विचारधारा के इंसान को आप क्या कहेंगे? तो इनमें कोई ऐसी फ़िरका परस्ती ऐसी कोई चीज़ इनमें नज़र आती नहीं है। और एक साहित्यकार है, साहित्यकार सबका होता है। अच्छा, फिर भारत में जहाँ पर जो है राम राज की बात चल रही है, राम को लेकर इतने काम हो रहे हैं और जो शायर जो है बात कह रहा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, जैसा कि जावेद साहब ने कहा, आप जो है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कहा जाता है कि आप जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो लोग इकबाल को पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं कि इकबाल को पसंद नहीं करते। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अखंड भारत को विखंडित करने के षड्यंत्र में शामिल हो और उसने पाकिस्तान को अलग करने की पैरवी की हो, और वो मात्र 4 बार भोपाल में अल्प समय के लिए यहाँ पर आते हैं। उनके नाम एक राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए 1984 में उनके नाम से खन्ने वाले मैदान को बदलकर इकबाल मैदान रख दिया जाता है। यदि इस नाम को परिवर्तित किया जाता है और भोपाल के किसी स्वतंत्र संग्राम सेनानी के नाम से अगर इस मैदान का नाम रखा जाता है तो इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। कि जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे तमाम लोगों के अपने अपने नज़रिए हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि इकबाल के नाम से जो भोपाल में इकबाल मैदान का नाम है वो कायम रहना चाहिए और इकबाल की जो शायरी, उनकी जो अजमत है उसको बरकरार रखना चाहिए। वहीं पर दूसरे नज़रिए के जो लोग हैं उनका मानना है कि इकबाल जो है टू नेशन थ्योरी के जनक थे और ऐसे शख्स के नाम पर भोपाल में कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए बल्कि किसी और मुजाहिदीन आज़ादी के नाम पर होना चाहिए। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। गाजियाबाद थाना मोदी नगर पुलिस ने स्टोर ऑपरेटर अनुज कुमार कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफ किया। मां ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर बेटे का कत्ल किया। मोदी नगर की जगतपुरी कॉलोनी का रहने वाला 26 साला अनुज कुमार 18 जुलाई को लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज करा गया था। तकरीबन 15 दिन बाद 3 अगस्त को अनुज की लाश मिली। नंद नगरी कॉलोनी में एक खाली प्लॉट अनुज मुर्दा मिला है। मकतूल अनुज की अहलिया अंजलि ने घर वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर कत्ल किया गया था। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी और मां कृष्णा देवी को पूछताछ के लिए तहवील में ले लिया। पहले तो उस मामले को खुदकुशी कहकर गुमराह करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो कृष्णा देवी टूट गई और उसने एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस ने कृष्णा देवी और छोटे बेटे अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि माशूक अभी फरार है। 3 अगस्त को अनुज नामक व्यक्ति का, जो निवाड़ी रोड थाना मोदीनगर का रहने वाला था, जिसका शव मिला था, जिसकी हत्या जो है गला घोटकर की गई थी। थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा इस घटना का खुलासा किया गया है तथा 2 व्यक्तियों, जो मृतक की मां और उसका एक भाई है, तो गिरफ्तार किया गया है। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक द्वारा अपनी मां को अपने प्रेमी के साथ जो है आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया गया था। यही जो है मुख्य रूप से घटना का कारण रहा है। बिमना में मुहर्रमुल हराम के दौरान लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हालांकि इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात फराहम करने का दावा किया था, लेकिन ज़मीनी सतह काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। इस मसले को लेकर अब अंजुमन शरीशियान शरीयताबाद के सदर आगा सैयद हादी ने एक मजलिस के दौरान इंतजामिया पर इंतजामात के हवाले से तनकीद की। उन्होंने कहा कि कई वादे किए गए थे मगर एक भी पूरा नहीं हुआ। वाद करने की मुहर्रम ब्रोट सा करवन पकनस लायक यह शुक्र कर कि ना वारिया काम गई, मौसम गो खराब, वारिया चीज गई न गिल कि यम स्पीड पे ओत्र पे काम लाजे यम हेकान अम ब्रोट तम कर। जन ये बसानी कह, जन ये नफरी कह, वल सा अगर रेतच काम 6 रेतन मज ग मसल कह। पत कोर यमो ओत्र वाद कि नसा वह यतनस अजादार इन वल यमन गछ अजाब, अस करो यह पकन लायक। तो आज वोटमुत यह आज क्या अत यमो लगान मटीरियल यह वह त्रावान कहीं। खुदा बेहतर जानान क्या बिलाखर यह नाअहली यह क्या। बेंगलुरु में 2 साल के वक्फे के बाद मुहर्रम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। कोरोना वबा के काबू में आने के बाद खुलकर मजालिस अज़ा का इनकाद हो रहा है। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को खराज अक़ीदत पेश करते हुए बेंगलुरु के नेल्संद्रा इलाके में 7 मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ। बड़ी तादाद में अज़ादारों ने जुलूस में हिस्सा लिया। इदारे फैज़ुल इस्लाम के तहत बरामद किए गए जुलूस में उलमा कराम नौखवा हज़रत ने शिरकत की। ये पैगाम दिया गया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, मजलूम की हिमायत और मदद करना इंसानियत का तकाजा। यही पैगाम करबला से हासिल होता है। हुसैन
जहाँ पैगंबर के बेटे थे वहाँ सहाबी पैगंबर भी थे, यानी हर तरीके से फजीलतों पर फाइज थे। लेकिन सामने ऐसा जानवर था, शकीउल कल्ब इंसान था, जिसने छोटे छोटे बच्चों पर पानी भी बंद कर दिया। दरहाली कि हमने भी पहले जंगें लड़ी थी। जंग सिफ़ीन में जब अली के हाथ में नहर आ गई थी, तब भी इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबके लिए पानी आज़ाद कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम जुलूसें जैसे जालिम के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट मजलूम की आवाज़ है, इसमें आज़ादी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुलकर जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जुलूस जो है हर साल 7 मुहर्रम में बड़ी शान और शौकत से निकलता है, और ये इंशाअल्लाह 2 साल के बाद हमको ये मौका मिला है कि हम खुलकर बयान, मसाइब, मजलिस, सलाम, मरसिए, आज़ाद। खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।